हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने जो एक तो मैं ईवीएस की आप लोग के एनसीईआरटी भी कंप्लीट करा रही हूँ क्लास 3rd to 5th की। ओके, और यहाँ पर मैंने जो भी अभी तक 2011 से लेके 2024 तक जो भी आपके पीवाईक्यूज़ हुए हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो सभी पीवाईक्यूज़ भी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए, मैंने इससे पहले क्लास 5 वीडियोज़ मतलब 5 पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज मैं 6 जो आपका छठा पीवाईक्यूज़ है वो आपको सॉल्व कराऊंगी। तो उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति या फिर जो है युक्ति जो है वो अधिक प्रभावी होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो खेल हम खेलते हैं, ठीक है, जो आप खेल खेल रहे हैं उस प्रकरण के शिक्षण में, ठीक है, प्रकरण यानी कि टॉपिक के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो उनके लिए कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी, तो कौन सी होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना। यहाँ पे हम बच्चों को ये नहीं है, ईवीएस में ये कहता है, हमारा जो ईवीएस में है बताता है कि जो बच्चों को जो भी हम पढ़ाते हैं तो वो है क्या है, कक्षा को बाहर के जीवन से जोड़ना है। तो इसलिए अगर प्रकरण है हमारा कोई मैदान है, यानी कि जो हम खेल का प्रकरण है, टॉपिक है, तो उसको क्या करेंगे, बच्चों को शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल दिखाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। देखिए, यहाँ पे क्लास 3rd के बच्चे हैं और वो क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रही, जो टीचर है वो पढ़ा रही हमारे दोस्त पक्षी। कौन सा, हमारे दोस्त, यानी कि जो भी हमारे पक्षी हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो उस प्रकरण को पढ़ाते समय नलिनी टीचर हैं वो क्या कर रही हैं, तो वो किस पद्धति का प्रयोग करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखा रही है। कह रही है कि ये जो पक्षी हैं उन पर आधारित जो है क्या कर रही है, वृत्त चित्र दिखा रही है। विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्टों का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी किस प्रकार के प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न आयामों का प्रयोग कर रही है। देखिए, यहाँ पे वो अलग अलग तरीके का प्रयोग कर रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कर रही है, 3 अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो नलिनी है वो किस उपागम का सॉरी उपागम का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कर रही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे कि सभी बच्चों की जो बुद्धि, तो देखिए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तो देखिए, सभी बच्चे जो होते हैं, सभी बच्चों में एक सी बुद्धि नहीं होती, तो इसलिए वो क्या कर रही है, जो टीचर है वहाँ पर अलग अलग बुद्धियों का अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके सभी बच्चों को पढ़ाने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। यहाँ पे 63 दे रखा है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। हम चाहते हैं कि बच्चे भी वृक्ष, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा करें। तो इसके लिए शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है, ताकि उनके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाएँ ताकि वो भी वृक्ष की क्या करें, रक्षा करें। तो ऐसा उनको बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो यहाँ पे गुंजन क्या है, एक टीचर है, वहाँ पे क्या कर रही है, अलग अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन कर रही है। जैसे कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा बता रहे कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, और यहाँ पे आयोजन करती है। और तीसरा यहाँ पे क्या है, वृक्ष पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और चौथा यहाँ पे जो आयोजन कर रही है बच्चे, जो टीचर है वो चाहती है कि जो भी उनके बच्चे जो हैं वो क्या बने, वृक्ष, जो भी वृक्ष हैं पेड़ पौधों से के प्रति क्या बने, संवेदनशील बने। इसके लिए वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर रही है। तो शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, यहाँ पे क्या कर रही है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। तो देखिए, सबसे कम प्रभावी कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी। तो सबसे कम जो गतिविधि प्रभावी है वो कौन सी है, 4th। जैसे कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। तो इससे बच्चे जो हैं ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि जो ऊपर 3 दे रखे हैं, जैसे कि प्रत्येक शिक्षार्थियों से को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है, वृक्ष की अपनाएं, उनकी देखभाल करना, या फिर क्या करेंगे, वन संरक्षण पे क्या करेंगे, जो बच्चे
जैसे कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा पे हम वाद विवाद कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण, जो भी वृक्ष हैं उन पर क्या है पोस्ट का निर्माण करें, यानी पोस्टर बनाएं। तो संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना, बच्चों से कहेंगे आप लोगों की एक पार्टिसिपेट प्रतियोगिता होने को है, अच्छे अच्छे वृक्ष के पोस्टर बनाओ। तो ये जो है उपयोगी है। लेकिन यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन दे रखा है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, तो ये आपका क्या है सबसे कम प्रभावी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आंचल अपनी कक्षा में पर्यावरण, तो आंचल जो है वो अपनी कक्षा में कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है। देखिए यहाँ पे आंचल जो है वो एक टीचर है और वो किस क्लास को पढ़ाती है, क्लास 5th के बच्चों को पढ़ा रही है। तो वहाँ पर वो क्या करती है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछती है जैसे कि गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक, यानी कि बच्चे जो हैं वो इमेजिन करें। तो इस तरीके के क्या पूछती है, प्रश्न पूछती है। तो उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य सुधार करता है। तो वो चाहती है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है बच्चों से। तो इससे क्या होगा, तो इससे बच्चों का क्या होगा, चिंतन कौशलों का विकास होगा। इससे बच्चों में क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, उसका सोच सोच के जो है उनके आंसर देंगे। तो इससे जो है बच्चों में जो भी सोचने की स्किल्स है उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सुधार होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि एक सप्ताह हो जाए, तो यहाँ पे क्लास 5th के बच्चे हैं और उनको हम क्या करें, यदि एक सप्ताह हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि एक सप्ताह हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद, जो है वो कौन सा पाठ पढ़ाए, यदि एक सप्ताह हो जाए पाठ पढ़ाने पर शीला क्या करती है, प्रकरण के बारे में, यानी कि जो भी टॉपिक उसने पढ़ाया था उसके बारे में बच्चों की क्या जानना चाहती है कि बच्चों को वो जो चैप्टर है वो कितना समझ में आया। तो इसके लिए क्या है, वो एक टेस्ट यानी कि परीक्षण को क्या करती है, प्रशासित करती है। उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। जब वो टेस्ट लेती है बच्चों का, तो उसे पता चलता है कि जो भी उसने चैप्टर बच्चों को पढ़ाया था वो अच्छे से बच्चों को समझ नहीं आया। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, कहने के मतलब वो देख रही कि जो हमने तो चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जिसमें से 10 बच्चों थे, जिसमें से 10 बच्चों में से उन बच्चों को 8 ही बच्चों को चैप्टर जो था वो समझ नहीं आया। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण देखिए क्या हो सकता है, क्या कि जो उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। देखिए जब उसने प्रकरण को पढ़ाया, जो भी टॉपिक पढ़ाया, तो उसके लिए एक सही मेथड का यूज़ नहीं किया, यानी कि बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाई। तभी वो बच्चे जो थे वो क्या अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। तभी वो क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, देखिए क्लास 5th की जो ईवीएस की बुक है उसमें एक पाठ में क्या दे रखा है, सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। अवसर क्या है, देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, जिसके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो देखिए ईवीएस में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, करके ही सीखते हैं, और हम बच्चों टीचर भी क्या करेगा, बच्चों को अवसर देगा ताकि बच्चे जो हैं चीज़ों को खुद ही खोजें, सर्च करें और अपने आप ही लर्न करें, सीखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67। ईवीएस का संक्षेपण अर्थ, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए ईवीएस में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, तो ईवीएस का जो मतलब यहाँ पे संक्षेपण में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ईवीएस को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। तो ये जो दिल्ली के वो किसके स्थित है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा उत्तर और दक्षिण में, कहाँ, उत्तर और दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1st to 5th पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जैसे कि हम बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो उसका कौन सा, इसमें से यहाँ 4 उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है,
शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पे एक टैग वर्ड आ गया, यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, तो जैसे कि हम जो है बच्चों के लिए कड़े अनुशासन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को हम मतलब आपको ये कह दें कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे, बल्कि हम क्या करेंगे, बच्चों की रुचि पैदा करेंगे, इंटरेस्ट, और जब ताकि जब बच्चों को रुचि हो जाएगी तब वो पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। हम उनके लिए कोई भी कठोर नियम है या फिर शासन अनुशासन को सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो ये क्या है, पर्यावरण शिक्षण का ये क्या है, उद्देश्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। यहाँ पे कहने के खाने के लिए दवाइयाँ लिखता है, साथ ही क्या कहता है, गुड़ खाओ, आंवला खाओ और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर खाने का सुझाव देता है कि आपको ये चीज़ें ज़रूर लेनी है। तो ये मरीज मतलब किस रोग से पीड़ित है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर ने उसे क्या बताया, कुछ दवाइयाँ भी दी हैं, इसके साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी खाने का क्या दिया है, सुझाव दिया है। तो वो उस मरीज़ को मतलब किस रोग से पीड़ित है, तो वहाँ पर वो जो रोग से पीड़ित है वो अनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है उससे खून की कमी हो जाती है। जब डॉक्टर एक मरीज़ को खाने के लिए दवाइयाँ भी लिखता है और उसके साथ ही साथ जैसे कि आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने को बताता है, तो वो मरीज़ जो होता है अनीमिया रोग से पीड़ित होता है। अनीमिया के लक्षण जैसे कि इसमें क्या होता है, आपको क्या होगा कि जैसे कि सिर दर्द रहेगा, किसी कार्य में मन नहीं लगना है, ठीक है, थकान होना। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, आंवला खाएं और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो देखिए, खाना पकाते हैं, ये चैप्टर आपका क्लास 3 की बुक एनसीईआरटी में भी दिया रखा है कि हम लोग खाना कैसे कैसे पकाते हैं। देखिए कैसे कैसे, जैसे कि सेक कर, उबाल कर और क्या करते हैं, भून कर, ठीक है। तो कैसे कैसे खाते हैं, सेल कर खाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे कैसे खाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं अपना सेक कर, ठीक है। जैसे कि आप लोग रोटी कैसे खाते हैं, सेक कर खाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि पकौड़ी वगैरह है तो आप लोग तल कर भी खाते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग जैसे कि भुट्टा, कॉर्न या तो हम लोग उसको क्या खाते हैं, भून कर खाते हैं। तो यहाँ पर सही तरीका जैसे कि सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो बेल कर तो जैसे कि आपने रोटी बोली तो नहीं खा लेंगे बेल कर, तो यहाँ पे सेक कर, तल कर, भून कर, ये खाने के हमारे क्या हैं, तरीके हैं, ढंग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। देखिए यहाँ पे ये रेगिस्तानी ओक है, ये क्या है, एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं। देखिए एक ये क्या है, रेगिस्तानी, मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, रेगिस्तानी एक नाम का एक पेड़ है जिसकी जड़ें गहराई, जिसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं, जब तक कि वो पानी तक, यहाँ पर नीचे पानी होता है, पानी तक ना पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना, यानी कि मतलब 30 और 30 गुनी होती हैं लगभग। जैसे कि ऊपर एक है तो नीचे जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा लंबी 30% नीचे होंगी। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, देखिए ये जो पाया जाता है, देखिए आपको ये याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जो सही कथन है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट का है, ये आपका नेपाल का एक भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो क्या है, 8900 मीटर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे 74 है क्वेश्चन नंबर, कांसा ब्रास दो धातुओं का मिश्रण। देखिए जो कांसा बना हुआ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो बना है वो कांसा टिन और तांबे से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, कांसा जो है दो धातु से मिलकर बना है, धातुएं तांबा और टिन से मिलकर बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक तय कर सकते हैं, ये पक्षी हैं, तो ये पक्षी कौन है, तो ये पक्षी जो है वो हमारे कौन है, तो ये हमारे चीलबाज गिद्ध हैं। तो ये क्या करते हैं, जो चील हैं, बाज हैं, तो ये हमारे हमसे ज़्यादा, इनकी जो आईसाइट होती है बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ होती है, तो बहुत ही ज़्यादा दूर की चीज़ें ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो यहाँ पे शालिनी जो है कक्षा 5 की जो है वो क्या है, टीचर है, तो वो शिक्षार्थियों को क्या है, पोषण पर परिचित कराना चाहती है। तो उन्हें क्या, तो उन्हें जो है वो क्या करना चाहिए, तो उन्हें प्रकरण
तो शालिनी कक्षा 5 की शिक्षार्थियों को चाहती है अपने बच्चों को पोषण पर आधारित प्रकरण से क्या कराना चाहती है, इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, परिचित कराना चाहती है। तो उन्हें जो है क्या करेगी, यहाँ पर जो है वो उन्हें कैसे करा सकती है, तो कौन सी अच्छी उसके लिए मेथड हो सकता है। तो वो शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन को खोलें। यहाँ पे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित बात हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करें, शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स को खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या करें कि जब बच्चे जो हैं अपने अपने टिफ़िन बॉक्स को खोलेंगे, तो वहाँ पर शालिनी क्या करेंगी, जो भी टीचर हैं उनको उसके में जो भी भोजन है उसके बारे में उसको बताएगी। तो बच्चे उससे क्या करेंगे, अच्छे से जो है परिचित होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे करें कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद, किस पर आधारित, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को सबसे पहले टीचर ने बच्चों को क्या पढ़ा दिया, जीव जंतुओं पर आधारित एक पाठ पढ़ा दिया। उसके बाद वो क्या करती है, अब अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करती है, भ्रमण पर चिड़ियाघर को दिखाने के लिए, ले जाने के लिए क्या बनाती है, योजना बनाती है, आयोजन करती है। तो ये डैश शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो अगर वो पाठ को पहले पढ़ा रही, थ्योरी पढ़ा रही, उसके बाद क्या करा रही, प्रैक्टिकल यानी कि वहाँ पर चीज़ों को जाके जो नेचुरल चीज़ें हैं उन चीज़ों को दिखा रही वहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या बच्चों में किस में हेल्प होगी, तो इससे जो है, जो भी बच्चों ने कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जो बच्चों ने कक्षा क्लासरूम में लर्निंग की थी उसको किससे जोड़ेगी, वो वास्तविक जीवन यानी कि डेली लाइफ से उसको परिस्थितियों में जोड़ने में सहायक होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है उसने कि मैं गांव से आया हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बच्चे ने बताया कि मैं गांव से आया, हमारा गांव में अत्यधिक वर्षा होती, वहाँ पर क्या होती, बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती, इसलिए हमारा घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, क्लास 3 की बुक में दे भी रखा है, तो सॉरी क्लास 4 की बुक में यहाँ पे दे रखा है, ये बांस के खंभों पर क्या होते हैं, घर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये अब जो घर बने होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, असम में बने होते हैं। कहाँ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो घर भीग जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर जो बांस के खंभों पर घर बने होते हैं वो कहाँ बने होते हैं, और 10 से 12 फुट धरती से यानी कि ज़मीन से ऊंचे बने होते हैं। तो इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और यहाँ ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ पर जो अंदर के घर होते हैं वो भी लकड़ी से बने होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, असम में होते हैं। तो असम में इस तरीके के घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 79 है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईवीएस की कक्षा में यानी कि जो भी हमारी इन्वायरमेंटल स्टडी की जो भी क्लास है उसमें रूपात्मक आंकलन यानी कि जहाँ पे कह रहे हैं कि रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य क्या नहीं है, तो क्या नहीं है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना जो है, अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये रूपात्मक आंकलन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो कौन घुमा सकता है, देखिए उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। कितने घुमा सकता है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपके 90 डिग्री के यहाँ पर आपके क्या होते हैं, कोण होते हैं 90 डिग्री के। तो तो यहाँ पे आपको उल्लू जो है अपनी गर्दन को इतना घुमा सकता है, कितना घुमा सकता है ना, 270 डिग्री घुमा सकता है अपनी गर्दन को। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। देखिए ये क्लास 3 की बुक में आपको एनसीईआरटी में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा जिसमें ब्रेल लिपि के बारे में दे रखा है। तो देखो ये जो होते हैं एक मोटे कागज पर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक मोटे कागज पर बने होते हैं और इसमें क्या होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 बिंदु दिए होते हैं ए के लिए, तो यहाँ पे 6 बिंदु दिए होंगे और यहाँ पे इस तरीके से दे रखा होगा। बी के लिए यहाँ पे 2 बिंदु उभरे हुए दे रखे होंगे। तो यहाँ पर बच्चा जो है, जिन बच्चे को ये जो होता है रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए होता है 6 बिंदु, और ये जो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपिओका और नारियल का लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खानों का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहाँ होता है? तो ये जो होता है टैपिओका जो है वो कहाँ? केरल में। तो केरल के लोग अपने घर के आंगन में ही टैपिओका यानी कि साबूदाना, टैपिओका का क्या बोलते हैं? साबूदाना बोलते हैं। तो साबूदाना और नारियल जैसे खाने की चीज़ों को क्या करते हैं? उगाते हैं। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या तरीका है? तो देखिए जिज्ञासा क्या होती है? जैसे कि बच्चे क्वेश्चन करें कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं वो जिज्ञासा वाले प्रश्न होते हैं। तो बच्चों में हम चाहते हैं कि जिज्ञासा बढ़े। जैसे कि कहीं पे बच्चे जो हैं कोई चीज़ चिड़ियाघर को देखने गए तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर बच्चे जो हैं क्वेश्चन करें कि मतलब यहाँ पे जो शेर है, शेर को बंद क्यों किया जाता है, इतना बड़ा शेर है, शेर क्या खाता है। तो इस तरीके के जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो उनमें जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा को हम चाहते हैं बच्चों में जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? तो इसमें के लिए जो है गहन जांचपरख और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछना। अगर टीचर पूछता है गहन जांचपरख और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछता है तो इससे बच्चों में क्या होती है? जिज्ञासा पैदा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो उनका जो सबसे बेहतर जो सुझाव हो सकता है वो क्या है? तो क्या है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। जो भी पब्लिक के साधन है वो उनका तो आने जाने के लिए किसका प्रयोग करें? हम चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे रश्मि को ये सिखाया जाता है कि वो प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना, ठीक है। दूसरा बता रहे हैं कि रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना। तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रश्न पत्र संपादन करना। चौथा बता रहे हैं ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों को हमें सही क्रम में लगाना है, ठीक है। पहले के बाद क्या करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो है वो हमें करना होगा सबसे पहले एक रूपरेखा यानी कि डिज़ाइन को तैयार करना तो होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम क्या करेंगे? रूपरेखा डिज़ाइन को तैयार करेंगे। चौथा जो है जो दूसरा तो दूसरे नंबर हम क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ठीक है। और तीसरे पे हम करेंगे प्रश्न को लिखना और चौथे पे हम क्या करेंगे? प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हमारा सही क्रम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? देखिए हाथियों के विषय में हमें सही कथन को बताना है। तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन दे रखा है। अब आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। और यहाँ पे बी देख रहे हैं वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। नहीं, तो वहाँ पर यहाँ पे कितना खाता है? 100 यानी कि 100 kg या फिर हम कह सकते हैं 1 क्विंटल। और क्या करें? हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो ये भी रॉन्ग है इसके लिए, क्योंकि हाथी जो है बहुत ही कम सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पे एक हाथी क्या है? एक स्तनधारी जंतु है। इसके 3 महीने के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कहना है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा? तो इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि एक टीचर है यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए कि 1 मंथ के लिए आप लोग घर बिजली ना आए तो आप लोग के मतलब कैसा लगेगा? तो यहाँ पर सभी लोग बच्चे मतलब बिजली ना होने के कारण के बारे में क्या करेंगे? सोचने लगेंगे, अलग अलग उनकी थिंकिंग होगी। तो इससे क्या होगा? शिक्षार्थियों में क्या होगा? तो इससे शिक्षार्थियों में बच्चों में क्या होगी? शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन कौशलों का क्या होगा? विकास करना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 88। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो यहाँ पे अक्टूबर व दिसंबर। तो अक्टूबर दिसंबर क्या है? सबसे अच्छा टाइम है जहाँ पर क्या किया जाता है? मधुमक्खी का पालन शुरू किया जाता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। कोई रेल, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका ट्रेन रेलगाड़ी से आता है। तो कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 8 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो है, जो रेलगाड़ी चली वो कितनी चली, 2649 किलोमीटर चली। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटा लगभग कितनी होगी? तो इसकी चाल निकालना होगी तो कितनी होगी। तो यहाँ पर कुल समय कितना लगा, यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो कितनी है। देखिए रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो कितनी है, यहाँ पर बताना है। तो इसकी जो औसत चाल है वो कितनी है, 56 है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कुल दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल दूरी कितनी थी। तो यहाँ पे जो कुल दूरी थी वो कितनी थी, 2600 कितनी थी, 49 किलोमीटर थी, ठीक है। औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे औसत चाल, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को हो सकता समझ में नहीं आ रहा, फिर से लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे औसत चाल, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने जो भी दूरी मतलब कितने किलोमीटर चली, तो 2649 किलोमीटर चली। और यहाँ पर जो समय लगा, ठीक है, कुल लगने वाला समय, तो यहाँ पे कुल लगने वाला जो समय था वो कितना था, 47। तो यहाँ पे आपका 47.50। तो हम इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 55.76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55.76, यानी कि हमारा आ जाएगी 56। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। तो ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में हमें क्या करना है, सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे क्या है, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए खेजड़ी वृक्ष जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा कह रहे हैं कि ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये अपने तने में इस जल को एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो कौन सा सही है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है वो कौन कौन से हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं और चौथा ये इसके बारे में रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पे मैंने आपके 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं और आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और जल्द ही मैं आपके लिए वो वीडियोस लेकर आऊँगी कि जो भी आपका सीडीपी है उसके लिए कंटेंट भी लेकर आऊँगी। देखिए आपका ईवीएस का कंटेंट चल रहा है और इसके साथ ही साथ आप लोगों की जो भी क्लासेस हैं पीवाईक्यूज वो भी चल रही हैं साथ में। और जल्द ही आप लोगों का सीडीपी का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा और मैथ का भी कंटेंट आपको मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।